गॉस थ्योरम में नोट करेंगे। सर ये चैप्टर नोट हो जाएगा। क्या करो? ये चैप्टर के दिन नोट हो जाएगा। हो जाएगा जल्दी हो। मेरा जैसे वीक में करवा जाएगा। हाँ मेरे स्कूल में तो इसी वीक में कर देंगे। अच्छा, अभी ये वाला चल रहा है, सेकंड चल रहा है? यही वाला चल रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं हमारा भी होने वाला है, 1 या 2 क्लास में हो जाएगा। तो सैटरडे में लेनी थी क्लास में, ले नहीं पाया, घर में कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए नोट करिएगा। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट Gauss theorem states that the total flux through a closed surface. Gauss theorem states that the total flux through a closed surface Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. The net charge enclosed by that surface. Net charge enclosed by that surface. ठीक है? Mathematically it can be expressed as mathematically it can be expressed as phi e. phi e का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि ई वेक्टर को मैं सरफेस के रिस्पेक्ट में, मैं सरफेस एक छोटी सी सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँ, क्योंकि डी एस लगा हुआ है तो सरफेस के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये हो गया। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है। अच्छा, अब ये गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि कोई चीज़ x की 2 टाइम्स है, अगर मैं ये बोल दूँ 2 टाइम्स ऑफ x, तो कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, तो इसका मतलब 2 जो है वो x में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको 2x बोल देते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो ये टोटल फ्लक्स है और थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए बस इंटीग्रेशन पर ऐसा साइन बना देते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज्ड अगर Q है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय Q। ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, तो ये आपका गॉस थ्योरम हो गया, which implies that phi E is equal to
phi A is equal to closed loop surface integral of E vector dot ds vector 1 upon epsilon naught into q को आप क्या लिख सकते हैं, q upon epsilon naught आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गॉस थ्योरम हो गया। इसके बाद नोट करेंगे प्रूफ, तो गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है। ये तो हमने बोल दिया कि अगर किसी भी एक सरफेस आराम से पैर ये खिंच गया था इधर, मुझे लगा सब गिर गया एकदम से। हाँ 1 मिनट अभी दिखाई दे जाएगी। खराब हुआ, लेकिन जो उन्होंने जो आपने शीट भेजी थी ना, शीट में तो सारे क्वेश्चंस वही हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, मतलब सब डेरिवेशन ही तो थे। नहीं मैंने पूरे ही देखे, मैंने सारे देखे, लगभग 100 के करीब थे क्वेश्चंस। 25 थे। मैंने तो पूरा 9 पेज का था वो शीट। है? हाँ 25 थी ठीक है, 25 क्वेश्चंस थे, लेकिन सारे के सारे डेरिवेशन ही तो थे। और मतलब क्या हुआ, हमें 3 क्वेश्चन दिए। मतलब ये वाला तो मैंने देखा ही था, क्योंकि ये वाला तो ना स्कूल में करवाया ना आपने करवाया था। अच्छा। ये वाला तो ठीक है। लास्ट वाले इसी के थे सारे। हाँ। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जो बीच के थे, जैसे कि जिसमें थोड़ी न्यूमेरिकल्स टाइप आ गए थे, हाँ। वो नहीं आए थे। अच्छा, बाकी उन्होंने उसी के रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए थे। मतलब वो मुझे तो अच्छा लगा जो उन्होंने वो शीट बना कर दिया ना। उन्होंने करा क्या है कि उन्होंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नया बनाकर नहीं दिया, जो पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन है ना वो कंपाइल करके दिए हैं। तो इन शीट्स को संभाल कर रखना, मतलब ये मत सोचना कि ये आलतू फालतू के ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए, बहुत बढ़िया शीट बना कर दिया आपके टीचर ने। ये तो काम की चीज़ है, इसको संभाल कर रख लेना एक जगह। पहली बार तारीफ सुनी। हाँ पहली बार तारीफ सुनी। पहली बार नहीं सही में बहुत पहले मतलब टीचर के आपको लेके पहली बार सुन रही किसी की तो मैंने कोई कसम नहीं काटी। अच्छा नहीं उनकी वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उन्होंने वो शीट बना कर दी है वो अच्छी दी है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में बच्चे ना इस चीज़ के लिए ढूंढते हैं इधर उधर के, सैम्पल पेपर मिल जाए, कुछ मिल जाए। और ये आपके स्कूल के टीचर नहीं आपको वो शीट बना कर दी थी। मैं तो कह रहा तो सोच रहा था कि उसको ग्रुप पर शेयर करूँ, तो वो DOCX फॉर्मेट में है, उसको PDF में कन्वर्ट करके डाल दूँगा मैं ग्रुप पर। PDF पर अगर चाहें क्वेश्चंस करवा देना। हाँ क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। क्वेश्चंस तो आप ये देख लीजिए कि जितने भी हैं ना उसमें से 4 या 5 करवाने पड़ेंगे, बाकी 20 तो इसी में नोट्स में ही है। ठीक है, खैर चलिए ये आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इसका प्रूफ देखेंगे, तो लिखिएगा प्रूफ। अवंतिका दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए अभिनव दिख रहा है? वीडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए अब जरा देखिए इसके प्रूफ में आप नोट करिएगा। सपोज अ सरफेस S is a sphere. Suppose a surface capital S, suppose a surface capital S is a sphere of radius small r centered on Q, of radius small r centered on small q मतलब चार्ज हो गया। Then the surface capital S is a Gaussian surface. The surface capital S is a GAUSSIAN Gaussian surface। अब आप ये देखिएगा कि ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस क्या होती है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज को एनक्लोज कर रही है एक सरफेस, एनक्लोज करने का मतलब चार्ज को चारों तरफ से घेर रही है एक सरफेस, कवर कर रही है, तो ऐसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं। कोई भी एक चार्ज हो या एक लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज मतलब लाइन के अलॉन्ग एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, या कोई वॉल्यूम चार्ज हो यानी कि वॉल्यूम में पूरा चार्ज भरा हुआ हो, या पॉइंट चार्ज हो तब भी,
मतलब चार्ज को अगर कोई सरफेस घेर रही है, कवर कर रही है चारों तरफ से, तो उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही एक आप सरफेस बनाएंगे, एक तो मैंने चार्ज ले लिया ऐसे पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, और हमने ये कहा कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज को चारों तरफ से हर एक डायरेक्शन से बराबर बराबर कवर कर ले, ऐसी सरफेस को क्या ले सकते हैं। तो हमने ये कहा कि ऐसी एक सिमेट्रिकल सरफेस एक बॉल हो गई, एक स्फेरिकल सरफेस हो गई। तो मैंने क्या करा, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना लिया, मतलब एक बॉल बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। और इस बॉल का, यानी कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस ले लिया स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर, और इसकी सरफेस पर हमने लिया एक छोटा सा एरिया का टुकड़ा, इसको आप बोल दीजिए ds, ठीक है, ds वेक्टर। यहां से ऐसे दिखाना डायरेक्शन, ds वेक्टर। समझ लीजिए कि कोई बॉल है, तो बॉल की जो सरफेस है, स्फीयर की जो सरफेस है, स्फीयर की सरफेस में मैंने एक छोटा सा एक एरिया का टुकड़ा ले लिया। तो एरिया का टुकड़ा अगर मैंने लिया तो उस एरिया का कुछ डायरेक्शन भी होगा, उसी को हम एरिया वेक्टर बोल देते हैं। उसका डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक स्फेरिकल बॉल है, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे ही बाहर को निकलता होगा, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में क्यों होगा, ये जरा समझिएगा। जब मैं किसी पॉइंट चार्ज की बात करता हूँ, तो जैसे हमने कहा था कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इससे कैसे निकलती हैं बाहर, ऐसे, ठीक है, ये लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में निकलती हैं, वो सभी डायरेक्शन में निकलेगी बराबर बराबर। तो हमने ये कहा कि जिस डायरेक्शन में एरिया है, ठीक, तो उस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक होगी इस चार्ज की वजह से। क्यों, क्योंकि ये चार्ज क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज भी तो एक छोटे से स्फीयर की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कितने डिस्टेंस पर मेजर करना चाहते हैं, हमने ये कहा कि डिस्टेंस r पर। तो डिस्टेंस r पर यानी कि स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस का एलिमेंट ले लिया ds, और जो हम इस छोटे से एरिया वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ, बाहर की तरफ। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। उसके बाद ऑनलाइन वाले बताएं भाई, दोनों बच्चे क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद आप नोट करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड electric field at any point, electric field at any point on capital S is, electric field at any point on capital S is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, ठीक है। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। उसके बाद बोले दिस फील्ड, दिस फील्ड points radially outward at all points, this field points radially, this field points radially outwards, radially outwards at all points on, at all points on surface capital S, full stop. Also any area element, also any area element, also any area element points radially outwards
points radially also any area element points radially outwards, so it is parallel to E vector, so it is parallel to E vector. सरफेस के साथ डेल्टा नहीं होना चाहिए। Therefore क्या वो जो सरफेस के बाद एस लिखा हुआ डेल्टा नहीं आना चाहिए था। ये जो लिखा है ये सर नहीं सही है ऐसा है, बताऊंगा अभी क्यों। ठीक है, therefore थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, अब जरा समझिएगा कि ये जो सरफेस है, सरफेस तो ऐसी होगा क्योंकि क्या बात करी जा रही है, ये लिखा है दिस फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस एस। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही निकलेगा हमेशा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स मतलब रेडियस के डायरेक्शन में ही जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस कैपिटल एस। तो पूरा का पूरा सरफेस, कोई भी पॉइंट ले लीजिए पूरे सरफेस पर, तो पूरा जो कंप्लीट सरफेस है वो तो कैपिटल एस ही है। हाँ, उस पर जो छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं वो डी एस है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, ये हर किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए तो बाहर की तरफ जाता हुआ होगा, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा ये बोल रहे हैं ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स। कोई भी एरिया एलिमेंट जो है, जैसे कि डी एस मैंने छोटा सा एरिया का टुकड़ा ले लिया, तो इसका भी डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा अगर इसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो वो भी बाहर की तरफ जाता हुआ, और सरफेस का जो डायरेक्शन है यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक, वो निकालना क्यों ज़रूरी है अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि जब गॉस थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब आप नोट करें, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया ds वेक्टर इज, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया, फ्लक्स थ्रू एरिया ds वेक्टर इज, ds वेक्टर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, हम सिर्फ ds वेक्टर का फ्लक्स निकाल रहे हैं, यानी कि d phi e इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये क्या हो गया, e ds cos 0 डिग्री, e ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1, तो d phi e की वैल्यू आ गई e ds, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, E और ds के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो जब कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ये आ गया ई डी एस। इसके बाद आप ये कहेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस कैपिटल एस इज, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस कैपिटल एस इज, तो फाई ई यानी कि टोटल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। एक क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस तो नहीं है, तो यहाँ पर एक लूप का यानी कि क्लोज्ड लूप का एक सिंबल बना देंगे, और फिर सरफेस की बात करी जा रही है तो यहाँ पर छोटा सा ऐसे देंगे, यानी कि सरफेस इंटीग्रल है वही इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन सरफेस लेकर चल रहे हैं हम, ओवर द सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एस लिख दिया, इसलिए यहाँ पर सिंबल बना दिया, क्योंकि वो जो सरफेस है वो ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड है बस। ठीक है, बाकी मेथड वगैरह वो सब बिल्कुल सेम होंगे। तो मैंने ये क्यों कहा कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, हम जानते हैं भाई डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है x, डी वाई का इंटीग्रल क्या होता है y, तो इसी तरह से डी फाई ई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फाई ई। समझ गए। अब उसके बाद डी फाई ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई डी एस, तो लिखिएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ, इसको बोलेंगे ऐसे, क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ई डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डी एस है, हम ये हमेशा याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन करते थे, मान लो इंटीग्रेशन में ये था x² + 2x + 3
dx। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल वाला टर्म x है, तो x के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता था ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, हम ऐसे कर लेते थे। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ये x स्क्वायर है, तो याद है x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया था x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस ये जो 2x है इसमें 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx करते थे, प्लस ये जो 3 है इसको बाहर ले लेते थे और इंटीग्रेशन ऑफ dx कर देते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं ये देखूंगा कि हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल पता चल जाएगा कि d के साथ क्या लिखा हुआ है, वो वेरिएबल टर्म होता है। तो वेरिएबल वाला टर्म x है, तो इसका मतलब 2 जो है वो मेरे काम का नहीं है, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। वही काम यहाँ पर करना है कि यहाँ वेरिएबल वाला टर्म क्या है, s है। इलेक्ट्रिक फील्ड में s का कोई लेना देना नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी देख लो, कहीं पर भी s नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ s वाली टर्म, अगर किसी में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में s वाली टर्म होती तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर छोड़ता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालिए। तो फाई ई इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, मतलब सिर्फ रटने की चीज़ मत रखना कि ये ई है इसको बाहर निकाल दो, सिर्फ डी एस को कर दो इंटीग्रेट, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर क्यों निकाला है, क्योंकि डी के साथ एस लिखा हुआ है, यानी कि एस है वेरिएबल, एस के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो इसलिए मैंने ई को बाहर निकाल लिया। तो फाई ई क्या हो गया, ई क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। ठीक है, अच्छा अब ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाला पोर्शन, ये आपको सिर्फ रिकॉल कराने के लिए करवाया था कि इंटीग्रेशन क्या होता था। ठीक, इसके बाद देखिएगा कि जैसे हमने ये बोला कि ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो जरा देखो फाई ई क्या हो गया, इस ई को एज इट इज छोड़ो, और डी एस का मतलब क्या है, डी एस को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मेरी बात समझ में आ गई भाई? अगर मैं एक छोटा सा एक टुकड़ा ले रहा हूँ, ठीक, छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ सरफेस का, किसका, स्फीयर का, तो अगर मैं सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दूँ तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये तो होता है कि जो आपने छोटे छोटे टुकड़े लिए सबको ऐड कर दो, समझ गए? ठीक है, तो ds को जब मैं सारे ds जितने भी ऐसे छोटे छोटे, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, पीछे ले लो, पूरा अगर एरिया कवर हो जाएगा तो पूरा एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ क्या होता है, फॉर्मूला याद हो तुम्हें, 4πr²। स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3πr³, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता था 4πr²। ठीक, अच्छा ई मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक, यहाँ पर ई की जगह आप लिखेंगे 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन r² मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। समझ रहे हैं? 4πr² ऐसे ही ई की जगह ये वैल्यू इक्वेशन 1 से आ गई, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन ε0। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन ε0। यहाँ लिखेंगे दिस प्रूव्स Gauss theorem। This proves Gauss theorem। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये हमारा गॉस थ्योरम है कि अगर किसी भी सरफेस के कोई भी सरफेस किसी भी चार्ज्ड बॉडी को एनक्लोज करती है, कवर करती है, तो उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यहाँ पर किस सरफेस ने इस चार्ज को एनक्लोज करा, स्फेरिकल सरफेस ने। स्फेरिकल सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज करा, तो हमने क्या लिया कि 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस लिया। अब ना ऐसा होता है कि गॉसियन सरफेस किसे ले सकते हैं, गॉसियन सरफेस किसे ले सकते हैं, मेरे पास कोई भी चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो
हमने देखे थे ना 4-5 तरीके के चार्ज थे। एक तो पॉइंट चार्ज था, एक था लाइन चार्ज कि एक लंबी सी लाइन है, उस लाइन पर चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें हमने निकाला था लाइन चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने बोल दिया था लैम्बडा। लैम्बडा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L, ये निकाला था लाइन चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हमने क्या निकाला था? एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बोल दिया था उसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब कि एक सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ऐसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो 4 तरीके के चार्जेस निकाले गए थे, एक तो पॉइंट चार्ज, एक लाइन चार्ज, एक सरफेस चार्ज के ओवर द एंटायर सरफेस चार्ज फैला हुआ है, और एक पूरी वॉल्यूम में बॉक्स के अंदर चार्ज भरा हुआ है, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था उस केस में। तो आप ये देखिएगा कि गॉसियन सरफेस किसको माना जा सकता है? मैं कहूँगा किसी को भी माना जा सकता है, जो आपका मन करे उसको आप गॉसियन सरफेस मान लें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये जो गॉस थ्योरम है, इस गॉस थ्योरम के बेस पर हम लेंगे, पहले तो ये देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस क्या होती है? कोई भी सरफेस मान लो आपने, जैसे हमने यहाँ पर स्फीयर माना है, आप कहते हैं नहीं जी मैं स्फीयर नहीं मानना चाहता, मैं तो सरफेस को एक क्यूबॉइड मानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्यूबॉइड को इसके अंदर एनक्लोज कर दिया, तो फिर मैं क्यूबॉइड की डायमेंशंस लेता। हमने स्फीयर क्यों लिया? क्योंकि स्फीयर हमारे लिए आसान है। आसान क्यों है भाई? क्यूबॉइड की डायमेंशन में फिर मैं लेंथ लेता, ब्रेथ लेता, हाइट लेता। यहाँ पर डायमेंशन के नाम पर केवल रेडियस था, केवल आर था, तो मैंने ये ले लिया। आप कहोगे नहीं जी मैं तो कॉनिकल सरफेस लेना चाहता हूँ, कॉनिकल सरफेस ले लो। फिर परेशान होगे, उसकी सरफेस निकालने के लिए स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमको कन्वीनियंट होता है, जो हमें आसान लगता है, हम उसको गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। कोई भी अगर आपसे कहे कि नहीं भाई इसमें तो यही लिया जाता है गॉसियन सरफेस, तो हम ये कहते हैं कि देखिए प्रूफ है, तो प्रूफ को आसान बनाने के लिए इसमें गॉसियन सरफेस इसमें स्फेरिकल ही लिया जाता है। क्यों? इसको आसान बनाने के लिए। अगर हम चाहें कि नहीं नहीं मैं तो क्यूबॉइडल लेना चाहता हूँ, मैं तो क्यूबिकल लेना चाहता हूँ, मैं तो कॉनिकल लेना चाहता हूँ, कुछ भी ले लो, प्रूफ होकर आएगा यही, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन यही लेना क्योंकि आसान है, ठीक है। आप देख लीजिए, इतना आपको मेंशन करना पड़ा कि एंगल 0 डिग्री था, और उसके बाद ये जरा से में हो गया, समझ गए? Q/ε0। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस में लिखिएगा एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज hypothetical closed surface any hypothetical closed surface enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge, is called the Gaussian surface of that charge। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी होती है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद आप नोट करें नोट करिएगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, सर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी एप्लीकेशंस क्या है ये? इम्पोर्टेंट है सर ने मना कर दिया था। इम्पॉर्टेंट है। आप ना अब एक काम करा करो, जब भी कभी हुआ करे ना, मतलब जैसे आप फिजिक्स पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, तो आप क्या करें कि जो भी आपका टॉपिक है आप उसको एक बार सिलेबस से मैच करते चलो। सिलेबस मैं आपको आज ही व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा। सिलेबस से मैच करते चलिए। टर्म 1 और टर्म 2 नहीं है, सिंगल टर्म है, इस बार एक ही टर्म है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो रिड्यूस्ड है 30% वाला ही है। तो उस सिलेबस के हिसाब से जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसमें दो एप्लीकेशंस हैं, एक तो शीट वाला कि शीट ऑफ चार्ज अगर है, और एक लाइन ऑफ चार्ज, तो दो है। पैरेलल प्लेट्स वाला, सिलेंड्रिकल वाला और स्फेरिकल वाला वो हट गया है, ठीक है। तो दो टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, एप्लीकेशन से दो ही एप्लीकेशन करनी है बस। तो आप सिलेबस भी अगर देखेंगे ना तो उसमें लास्ट के दो टॉपिक यही हैं बस। तो एप्लीकेशन अगर उन्होंने नहीं कराया है तो बोल देना कि सर सिलेबस में है, करा दो, या रहने तो मत कराना भाई, 12th का मामला, टीचर नाराज़ हो जाते हैं कई बार। चलिए अगला टॉपिक नोट करें आप। पक्का ही एक ही एग्जाम होगा? हाँ पक्का है कि ये अभी देखो Last न्यूज़पेपर में आया है, CBSE की वेबसाइट पर नहीं आया है ना, न्यूज़पेपर में आया है कि एग्ज़ाम एक ही होगा। वो टर्म 1 टर्म 2 का चक्कर है, एक बार MCQ की तैयारी करो, एक बार सब्जेक्टिव की तैयारी करो, वो खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो जाएगी अगर एक हो गया तो। अगर एक ही हो गया तो ज़्यादा बेटर है, एक तरीके से ही तैयारी अगर करें। दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए तो अगर? दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए, अगर फिर से कोरोना आ गया तो, नहीं दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया तो, अरे अगर मगर छोड़ो, टेंशन बहुत लेते हो। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पता चला होगा ना कि हम मास्क लगाना फिर से कंपलसरी कर दिया। नोएडा में हो गया। हाँ दिल्ली में तो स्कूल बंद हो गए, बंद हो गए। नोएडा में भी तो स्कूल बंद हो गए। दिल्ली में कोरोना की वजह से हुआ है या दंगों की वजह से हुआ है? दंगे। दंगों की वजह से हुआ है ना वहाँ पर तो। और यहाँ सर नोएडा में कह दिया कि दोबारा पहनना है मास्क। हाँ और नोएडा फ्री हो गया था ना तो उससे मास्क से पर दोबारा योगी नहीं करते। वो सब जगह हो गया, गाजियाबाद में भी कर दिया। भाई अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि व्हाट्सएप पर न्यूज़ आई है, व्हाट्सएप वाली न्यूज़ को विश्वास करा जाए या ना करा जाए, वही मैं कह रहा हूँ। व्हाट्सएप पर तो हाँ, अरे अभी क्या हुआ कि वो हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था तो उस पर मुसलमानों ने अपने घर की छतों पर चढ़ के पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पता नहीं इनको अजीब है, भाई जुलूस निकल रहा तो पत्थर ही फेंक रहे, पागल हो गए क्या, है ना। फिर पुलिस उठा कर ले गई सबको, अब उनकी पिटाई हो रही है ढंग से, अब उसमें खुश हो रहे हैं। एक अपराधी को पकड़ा तो वो ऐसे जा रहा है, ऐसे करता हुआ, देखा नहीं उसमें, है ना, वो स्टाइल मार रहा है फालतू। फिर उसकी पूरी वो बायोग्राफी आ गई उसकी, वो जो पकड़ा गया है उसकी पूरी बायोग्राफी आ गई, चौथी पास है और आपका मेंबर है, इसका आम आदमी पार्टी का मेंबर है। तो पता नहीं किस तड़ी में, किस टशन में जा रहा है ये। अभी उसको पता नहीं कि अंदर जाते ही जब उसको उल्टा टांग कर पुलिस वाले उसको डंडे से पिटाई करेंगे ना ढंग से, तब समझ में आएगा। पता नहीं क्या है, तो जुलूस जा रहा है अच्छा का, वो पत्थर ही फेंकने शुरू कर वो उनको या तो भड़का रहा होगा कि देखो मैं स्टाइल मारूंगा तुम क्या करोगे, है ना। अब पुलिस वाले इतने बिल्कुल खड़े हैं, स्मार्ट है ना, वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है तो यहाँ पर स्टाइल दिखा ले, है ना, तुझे आराम से तेरी खातिरदारी करेंगे। चलिए खैर छोड़िए, तो वो वहाँ पर चल रहा है तो शायद उसकी वजह से बंद हुआ हो, तो इसलिए इतना सोचते नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेते, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, बस इतना है, रेगुलरली अपना काम करते चलो। चलिए, तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली electric field due to an infinitely long straight charged wire. Straight charged wire. तो इसमें नोट करें, कंसिडर a thin infinitely long straight wire consider a thin infinitely long straight wire having a uniform Consider a thin, infinitely long, straight wire having a uniform linear charge density,
लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर। याद रखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी की क्या यूनिट थी, कूलम्ब पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, वो सरफेस है तो मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि वो वॉल्यूम है। ठीक है, तो कंसिडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू डिटरमिन द फील्ड। हाँ, तो स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो ये हिलने लगते कैमरा, इसलिए टू डिटरमिन द फील्ड एट अ डिस्टेंस आर determine the field at a distance small r from the line charge, small r from the line charge. We choose a cylindrical Gaussian surface of radius small r comma length L and with its axis along the line charge, length L and with its axis along the line charge. Along the line charge. अब एक डायग्राम बनाएंगे। अब इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन क्यों बताया जा रहा है कि ये जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम की हेल्प से बड़े आसानी से हम अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से जो प्रूफ करना है किसी भी चीज़ को थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक डायग्राम बनाए यहाँ पर, ये लाइन चार्ज हो गया कि मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इस लाइन चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया। अब वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो वो जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने लिया वो हम इस बार जानबूझकर सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेंगे इसके चारों तरफ ऐसे। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया और इस पर ना सरफेस के 3 अलग अलग नाम दे दिए। ये जो सिलेंडर अगर कोई भी होता है और क्लोज सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्लोज सिलेंडर में 3 अलग अलग तरीके के सरफेस होंगे। एक सरफेस कौन सा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होगा टॉप पर जो सर्कल है, टॉप पर जो सर्कल है एक वो वाला सरफेस, और एक जो बॉटम में सरफेस है नीचे वाला। ठीक, तो हमने कहा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको बोल दो S1,
और ये जो टॉप वाला सरफेस है इसको बोल दो S2, और जो बॉटम वाला सरफेस है इसको बोल दो S3, S1 S2 और S3, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है इसकी हमने लेंथ एज्यूम कर ली स्मॉल एल, तो स्मॉल एल लेंथ कितनी है, बहुत ज़्यादा है, लगभग इन्फिनिटी के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक, अब वो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर एल की टर्म्स में निकालना है तो आपने उसकी लेंथ को एल ले ली। अब यहाँ से जो इसकी कर्व सरफेस है वो कितनी दूरी पर है, वो जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, ये आपने ले लिया r, ये क्या हो गया इसका रेडियस ले लिया आपने r। तो 3 अलग अलग सरफेसेस हैं, तो एक सरफेस का टुकड़ा मैं यहाँ पर ले लूँगा ऐसे, इसको बेटा हम बोल देंगे ds2 वेक्टर, इसको बोल दिया ds2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से एक सरफेस यहाँ पर ले लूँगा इस तरफ, यहाँ पर ले लिया, तो इस सरफेस का भी डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ds3 वेक्टर। आप खुद सोचो कि अगर मान लीजिए नीचे जो सर्कल है वो सर्कल कैसा है, फ्लैट है, तो उस पर अगर मैं कोई एरिया का टुकड़ा ले रहा हूँ तो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, तो इसलिए ये हो गया ds3 वेक्टर। फिर हम ये कहते हैं कि भाई अब अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाला जा सकता है कि भाई ये पॉजिटिव एक लाइन चार्ज है, तो पॉजिटिव लाइन चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाहर की तरफ, तो मैंने ये कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इस पॉइंट पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, ऐसे ई वेक्टर, समझ गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ऐसे, और अब इस पर जो वेक्टर, मतलब इस पर जो एरिया वेक्टर जो होगा, छोटा सा जो मैंने एरिया लिया है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे ds1 वेक्टर, इसको बोलेंगे ds1 वेक्टर। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर आप कहीं पर भी एरिया का टुकड़ा लें, तो एरिया का वो जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से तो बाहर की तरफ ही निकलेगा ना वो, नॉर्मल अगर आप उस पर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बाहर की तरफ, तो ये ds1 वेक्टर बाहर की तरफ हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही रेडिएट करता है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी यही हो जाएगा, सेम ई वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी ds1 वेक्टर की तरफ ही हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ और ऐसे ही इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, R है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि ई वेक्टर और ds2 वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, समझ रहे हैं, ये वाले समझ नहीं आया, कोई भी नहीं समझ में आया। नहीं नीचे वाला। अच्छा ये वाला, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव लाइन चार्ज है ना, पॉजिटिव लाइन चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट करेगा बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला, मेरा तो हाथ सीधा है, हमने क्या करा कि नीचे एक सर्कुलर सरफेस है, तो जब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही निकलेगा। वो माना कि इधर भी बाहर निकलेगा, इधर भी बाहर निकलेगा, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सरफेस पर लिया जाए तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर तो बाहर की तरफ ही जाता हुआ होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसके और ds3 के बीच में उस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो इसलिए एरिया लिया भले ही यहाँ पर है, यहाँ पर लिया भले ही एरिया, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा एरिया का। तो एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एरिया है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, तो वो ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल रेडिएट आउटवर्ड्स, तो बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, समझ गए। और जब हम किसी कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ऐसे रेडियली निकलेगा किसी एक पॉइंट पर, और जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, 0 डिग्री होगा, जैसे मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अभी इसके प्रूफ में करा था, गॉस थ्योरम के प्रूफ में।
तो दोनों के बीच में 0 डिग्री था एंगल। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? ऑनलाइन वाले बताएं। जरूरी नहीं है ना कि राइट में जाए सर्कुलर है। हाँ कोई बात नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ भी हो सकता है, जब इस तरफ होगा तब भी 90 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है। आप ये कहेंगे नहीं चाहिए तो सामने की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, मान लिया सामने की तरफ है तो फिर देखो एंगल, फिर भी 90 डिग्री बनेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में लें वो एंगल 90 डिग्री बनना है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से रेडिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, और जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो नीचे की तरफ है। सर ये साफ ऊपर नहीं जा सकता। क्या सरफेस एरिया? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेडियली बाहर की तरफ ही तो रेडिएट करेगा, ऐसे भाई लाइन है ऐसे, तो लाइन से वो बाहर की तरफ ही तो ऐसे ऐसे ही तो रेडिएट करेगा। भाई हमने 4-5 पैटर्न्स करे थे, उसमें ये भी तो करा था, उसमें यही तो था कि बाहर की तरफ रेडिएट करता है बस। तो इसके बाद आप नोट करें, एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर, as it is obvious from the figure that as it is obvious from the figure that ds1 vector is parallel to ds1 vector is parallel to, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल हो जाते हैं। is parallel to e vector, ds2 vector is perpendicular to e vector and ds3 vector is perpendicular to e vector, ds3 vector भी e vector के perpendicular है। so टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, phi e is equal to closed loop surface integral of e vector dot ds vector, closed loop surface integral of e vector dot ds vector, डॉट है दोनों के बीच में, e vector dot ds vector। अब हम ये कहेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसको हमने 3 अलग अलग सरफेसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे कि e vector dot ds1 vector, e vector dot ds1 vector, यहाँ लिख दो s1 के सरफेस 1 के लिए, कर्व सरफेस के लिए, ठीक है, मतलब क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं ना, तो हम कौन कौन से सरफेसेस लेंगे, तीनों सरफेस, एक तो S1 हो जाएगी पूरी कर्व सरफेस, एक ऊपर वाली हो जाएगी सर्कुलर सरफेस DS2, एक नीचे वाली हो जाएगी सर्कुलर सरफेस S3, ठीक है, तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2, यहाँ इंटीग्रेशन के नीचे S1 लिखने का मतलब ये है कि मैं सरफेस 1 के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बस वो, इसका फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा जो है, ठीक, S2 E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन s3 e वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, ये हो गया। तो phi e, हाँ अब क्लोज लूप नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज लूप में तो ये था कि पूरा का पूरा सरफेस, अब मैंने पूरा सरफेस ही तो कर लिया, एक बार तो S1 वाला सरफेस, पूरे सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो S1 सरफेस, एक S2 सरफेस और एक S3 सरफेस। सर लेकिन पर्टिकुलरली तीनों तो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, हाँ तो सर जो ds1 है वो तो ओपन है। नहीं, सारे ही सरफेस जो है वो सारे के सारे क्लोज्ड ही हैं, सारे के सारे क्लोज्ड हैं। हमने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, मान लो मैं किसी क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो अगर पूरे क्यूबॉइड का सरफेस इंटीग्रल बोला जाए तब तो मैं क्लोज लूप लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं 6 के 6 फेसेस अलग अलग ले लूँगा ना, तो फिर मैं कहूँगा कि ये पहले फेस के लिए, ये दूसरे फेस के लिए, तीसरे के लिए, उनको ऐड कर दिया, तो ऐड करके पूरा कंप्लीट क्लोज लूप बन जाता है। तो अलग अलग सिंगुलर उनको अलग अलग कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, phi e इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 S1 ई डी एस कॉस ई डी एस वन, सॉरी ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री, क्योंकि
ये दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, दोनों पैरेलल है, तो cos 0 डिग्री हो गया, ठीक, प्लस सरफेस इंटीग्रल S2 इसको लिखेंगे E ds2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है? E ds cos थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये हो गया E ds2 cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds3 cos 90 डिग्री। तो बेटा ये वाला तो cos 90 क्या होता है? 0, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा 0, ये पूरा 0, केवल ये वाला कंपोनेंट बचा। तो phi e इज इक्वल टू S1 E ds1। अब अगेन भाई डिफरेंट इंटीग्रल किसका हो रहा है? सिर्फ S1 है वेरिएबल, तो E तो कांस्टेंट है, E को बाहर निकालो। तो phi e इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds1। बताओ भाई ds1 क्या है? अगर ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इस कर्व सरफेस एरिया पर, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए यानी कि सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, S1 क्या लिया मैंने? ये कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा ये। तो phi e इज इक्वल टू E इंटू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ गए? क्लियर है इतना? नहीं समझे? भाई आप ये देखो, यहाँ पर सिर्फ EDS1 वाला बचा, ये तो समझ में आ गया होगा शायद, cos 90 केवल ये कंपोनेंट बचा। अब S1 क्या है? मैंने पूरा जो सिलेंडर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो कर्व सरफेस एरिया, उसको तो माना S1, ये ऊपर वाला सर्कल इसको मान लिया S2, नीचे वाला सर्कुलर एरिया उसको मान लिया S3। तो S2 और S3 तो 0 हो गया cos 90 की वजह से, केवल S1 बचा। तो DS1 का मतलब क्या है? जब DS1 एक छोटा सा टुकड़ा लिया था कर्व सरफेस एरिया पर, ऐसे तमाम टुकड़े ले लो जो भी इसकी सरफेस पर हो सकते हैं कर्व सरफेस पर, उन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। हाँ, 2 पाई आर एच, वो पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम होता है, 2 पाई आर एच। याद है? भूल गए? भूल गए? चलिए जी। तो phi e इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस इज r, सिलेंडर की हाइट यहाँ पर h ना लेकर l ली है, तो 2 पाई आर एल। ठीक है, लिखिएगा 2 पाई आर एल, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो। ये अभी मेरा टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है, मेरा क्या टारगेट है? मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? हम जानते हैं एज पर गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, यानी कि phi e इज इक्वल टू क्या होता है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाले डेरिवेशन में प्रूव करा था। तो आप नोट करें कि फॉर अ लाइन चार्ज, for a line charge of line charge density lambda is equal to q upon l, it implies that q is equal to lambda l। समझ गए? q is equal to lambda l। ठीक है, अब क्या करेंगे? By Gauss theorem, we know that by Gauss theorem, by Gauss theorem, phi e is equal to q upon epsilon naught। ठीक है, अब phi e निकाल चुके हैं हम, e into 2 pi r l, और q is equal to lambda l है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। तो q क्या हो गया? lambda l अपॉन epsilon naught। यहाँ लिखें
फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ L से L कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। So this is the electric field due to a line charge. This is the electric field due to a line charge। सवाल ये उठता है कि भाई ये आपने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कैलकुलेट करा रहे हो? तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, गॉस थ्योरम को यूज़ करके ये उसका एक एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा जा सकता है। कैसे? मैंने करा ना यहाँ पर गॉस थ्योरम, ये है गॉस थ्योरम। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले टोटल फ्लक्स निकाला और फिर फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाकर ई की वैल्यू निकाली, ठीक है। इसके बाद एक और आपका बचा हुआ है इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, अगली क्लास में फिनिश करा दूंगा। सर अगर एल को इन्फिनिटी ले ले तो ये तो हो नहीं पाता ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ले लो एल को इन्फिनिटी, भाई दोनों ही तरफ एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो एल को आप इन्फिनिटी भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। जब इसमें सर ds3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर dsn इंटीग्रेशन नहीं होगा। DSL n इन्फिनिटी है ना सरफेस है, फिर उसके सरफेस तो भी इन्फिनिटी बनेगी। ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी पर अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिट मतलब इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, तो तब भी सिलेंडर तो बनेगा, भले ही वो इन्फिनिटी पर जाकर बने सिलेंडर, ठीक है। तो तब भी उसका रेडियस तो आर रहेगा ही ना। तो मैं तो उसके सरफेस के हिसाब से, अब सरफेस जो निकलता है, जो ऊपर वाला सरफेस निकलेगा तो उसमें लेंथ का कोई लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर एक सर्कल बनता है, ठीक है ना, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी ऊपर का सर्कल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो वैसे भी उसके कंट्रीब्यूशन को जीरो बनाए दे रहा है। ऊपर ये बना दिया ना DS2 के कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला जो सरफेस है उसका कंट्रीब्यूशन जीरो कर दिया 90 डिग्री में, नीचे वाले के सरफेस को भी कंट्रीब्यूशन, उसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो कर दिया, बचा क्या, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं। क्या चोट लगी है क्या हाथ को? अच्छा नहीं, निशान लग गया। ओके।